तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। एक बार और हम इस टर्म को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग के टर्म्स पे काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने बोला था कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि ये सारी चीजें एक सिस्टम में होंगी, एक सीक्वेंस में होंगी। सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगा, फिर समराइजिंग होगी, फिर एनालाइजिंग होगा, फिर इंटरप्रेटिंग होगा किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। और ये सारी ट्रांजेक्शंस कम्युनिकेट करी जाएंगी मेरी किसको, यूजर्स को। अब आप बोल रहे हो कि यार एक एक टर्म्स का मतलब क्या था। सिस्टमैटिक प्रोसेस समझ में आ गया अकाउंटिंग को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलेंगी, इसलिए ही इनको सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया है, किसको, अकाउंटिंग को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, आप क्लासिफाइंग पहले कर ही नहीं सकते, पहले आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना एक सीक्वेंस में चलेंगी, पहले 1 पर ये चलेगा, फिर 2 पे ये चलेगा, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से है। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया है। पहले ये रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगा, फिर समराइजिंग होगा, फिर उसके बाद एनालाइज किया जाएगा, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा मेरे किसको, यूजर्स को। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस तो समझ में आ गया कि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलेगी, इसलिए अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया है। लेकिन किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अकाउंटिंग के अंदर हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है। अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, हमेशा जर्नल में करते हैं। जर्नल, ये आप आगे जाके पढ़ोगे भी कि जर्नल का मतलब क्या होता है। अब सिर्फ आप इतना समझ के चलो कि ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना होता है, इवेंट्स को और ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, रिकॉर्ड करने का। ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं हम किसमें, जर्नल में, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। आप ऐसा समझ लो, अलग अलग करना। जो ट्रांजेक्शन जिस चीज से रिलेट होती है, हम उसको उसी अकाउंट में शो करते हैं। और हम क्लासीफाई करने के लिए टर्म यूज करते हैं लेजर्स, ये भी आप आगे पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले अकाउंटिंग में हमारे को क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। फिर हमें उन ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्ड करी हुई ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में क्लासीफाई करने के बाद हम उन्हें समराइजिंग करते हैं। समराइज, अब आप बोलिए समराइजिंग का मतलब क्या है, इतने भारी भारी कीवर्ड्स हैं। एक तो देखो, समराइजिंग का मतलब होता है कि हर एक चीज को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड भी करती होंगी, क्लासीफाई भी करती होंगी, लेकिन क्या फायदा जब तक वो समराइजिंग ना करें। समराइजिंग का मतलब है उसे एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ना बनाए। ठीक है, अब जो कंपनी में पैसा लगा रहा है भाई, उसे तो ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चाहिए होंगी, समझने योग्य चाहिए होंगी। तो समराइजिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को जो आपने रिकॉर्ड और क्लासिफाई करी है, उनको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएल बोलेंगे, और बैलेंस शीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आप आगे सारी चीजें पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला था एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग का और इंटरप्रेटिंग, ये दोनों टर्म साथ साथ चलती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों टर्म क्या चलती है, साथ साथ चलती है। इनका मतलब क्या होता है कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स को जो भी कंपनी ने रिकॉर्ड करी है, उन्हें कंपनी क्या करती है, एनालाइज भी करती है। और इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि उसको इस तरीके से समझना जिससे उस पर जजमेंट लिया जा सके, मीनिंगफुल जजमेंट ले सके। कौन, कंपनी, किस चीज के रिगार्डिंग, प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला, फिर हमने बोला कि किस चीज की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करनी है, समराइजिंग करनी है, ये भी समझ आ गया। एनालाइज और इंटरप्रेटिंग, ये दोनों भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि मतलब मीनिंगफुल जजमेंट लेना है हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इसकी कंपनी के। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, किस चीज का, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग किस चीज का होता है भाई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। इस जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ना, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग वगैरह, वो सब किसका होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है। देखो, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है उन्हें कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेंगी, नहीं कर सकती ना कंपनी रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो भी हमें करना है, वो हमें किस चीज का करना है सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जब आप क्या कर लोगे, उसके बाद में ये सारा कुछ करने के बाद आपको कम्युनिकेट करना है किसको, यूजर्स को। किसको कम्युनिकेट करना है, यूजर्स को। यूजर्स मतलब भाई वो यूजर्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजर्स, अभी वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको कम्युनिकेट करना है यूजर्स को। यूजर्स मतलब कौन होता है भाई, जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने, तो बैंक आपको ऐसी तो लोन नहीं देगा, क्या करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, आपकी लिक्विडिटी देखेगा, ठीक है। तो अब बैंक लोन देने के लिए क्या करेगा, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करेगा। तो बैंक क्या है हमारे लिए, यूजर्स है। कौन है, यूजर है। एम्प्लॉय भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता है। अब आप कह रहे हो एम्प्लॉय कैसे यूज कर सकता है भाई, जैसे मान लो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, हाँ ठीक है, अब कंपनी बोलती है इस बार भाई हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, हम बोनस नहीं देंगे, तो भाई बिल्कुल एम्प्लॉय भी तो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता है, देख सकता है वो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, उसे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये ट्रांजेक्शन कम्युनिकेट करनी पड़ती है किसको, मेरे यूजर्स को। तो आई होप ये सारे कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो रोक के डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिख लो, कीवर्ड्स आप लिख लो, ये एग्जाम टाइम में आपको मदद करेगा रिवीजन करने में। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया तो अब हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं थ्योरी के, बढ़िया बढ़िया वाले। कौन से बढ़िया बढ़िया वाले दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, मैं इसको रब करके आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन कवर हुआ है मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग समझने के बाद हमारा एक क्वेश्चन कवर हुआ अच्छा वाला, अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा क्वेश्चन कवर हुआ, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा एक क्वेश्चन है जो कि कवर हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा कवर हो चुका है। कैसे कवर हो चुका है, अभी हमने देखो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में कुछ स्टेप्स पढ़े थे। मैंने क्या बोला था, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, फिर उन्हें क्लासिफाई करना होता है, फिर उन्हें समराइज करना होता है, एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करके उसके रिजल्ट्स किसको बता देना होता है, यूजर्स को। यही हमने पढ़ा था, 5-6 स्टेप्स थे, यही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलता है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या बोलता है, देखो सबसे पहले ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होंगी। क्या होंगी सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगी। अब आप बोले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या है, अभी हम सब डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन आप सिर्फ इतना भी समझ के चलो, वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगी, हाँ हमने अभी सीखा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगी। हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें इसकी क्या करनी है, रिकॉर्डिंग। क्या करनी है सर, हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारे को करनी है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक चीज यूज करते थे जिसको हम बोलते थे जर्नल। मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड करनी होती है, जर्नल में रिकॉर्ड करनी होती है। तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में करेंगे, हम जर्नल में करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना होता था, इन ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइंग करना होता था। क्लासीफाइंग का मतलब मैंने क्या बोला था, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें किस में लेकर जाना होता था, लेजर में। लेजर में लेके जाना होता था, ठीक है। इसको हम क्लासीफाइंग बोलते थे। यहां तक दो स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद हमें इसको क्या करना होता था, समराइजिंग। समराइजिंग करना होता था। अब आप बोल रहे हो समराइजिंग, समराइजिंग मैंने बताया था ना अभी आपको, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चीजों को प्रेजेंट करना। और आपको ये भी मैंने बताया था कि समराइज करने के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस चीज का भी हम यूज कर सकते हैं। ये आप लिख लो यहां पर चाहो तो, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस चीज का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यही हमने पढ़ा था। देखो अभी कुछ नहीं चल रहा, रिवीजन ही चल रहा है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपका अपने आप कंप्लीट हो गया। मैंने बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, उनको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के लिए क्या यूज करते हो, लेजर। फिर उनको समराइज करना है। समराइजिंग करने के बाद, अब समराइजिंग करने के बाद क्या करना होता था, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। यही मैंने पढ़ाया था आपको, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। और फिर ये ट्रांजैक्शंस किसको कम्युनिकेट कर दी जाती है, यूजर्स को। तो कम्युनिकेट टू यूजर्स, ये देख लो, ये हमने कर लिया कवर अच्छे से। सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से ही हमने
अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, है ना। तो अभी हमारे दो थ्योरी के टॉपिक हो गए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने समझ लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने समझ लिया। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चाहो तो वीडियो रोक के इस चार्ट को बना लो, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बना लो, बेसिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख लेना आप। अब हम इसको हटा करके, इसको हटाने के बाद अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और इसको क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी आप बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है। अब देखो किसी भी चीज का मतलब होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताना, उसके बारे में बताना, तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बोल रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग किस तरीके से, समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आपने अच्छे से समझा, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा उससे कवर हो गया। अब देखो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी आपका पूरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमने अभी वही सारी की सारी चीजें सेम है। हमने क्या पढ़ा, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड करना है ना। सबसे पहले हमने वही बोला, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स हमें देखनी है, मतलब इन द सेंस पहले देखोगे ना ट्रांजेक्शन या इवेंट्स कौन सी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग काम कैसे करती है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करती है, किसको आइडेंटिफाई करती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले पहला पॉइंट आप ये ऐसे डाल सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अजीब है मेरी, इसलिए मैं बोल बोल के भी आपको करवा रहा हूं, जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना आए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है। इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता रहा हूं, ओरली आपको समझा रहा हूं, एक बार रीडिंग दे देना, बस आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का मतलब ये है कि भाई जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, कौन सी ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी है। मैंने आपको ये चीज बताई, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो सर आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन कौन से फाइनेंशियल इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब आपको देखना होता है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन और इवेंट मेरे लिए मॉनेटरी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना होता था, रिकॉर्ड करना होता था। हमने ये सीखा था कि सबसे पहले आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स देखो, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। और वही बताया था रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। वो हम आगे सीखेंगे 11th क्लास में, पूरा ब्रीफ में है कि जर्नल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता था, इवेंट को आइडेंटिफाई करना होता था, ठीक है। उसके बाद अपने को एक रिकॉर्डिंग भी करनी होती थी, ठीक है। क्या करनी होती थी, रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करनी होती थी ट्रांजैक्शंस की, किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करनी होती थी, किसमें, जर्नल में, ठीक है। फिर अभी हमने सीखा था कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते थे, क्लासीफाइंग करते थे। क्लासीफाइंग करने के लिए हम क्या करते थे, लेजर यूज करते थे। रिकॉर्ड की हुई ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होता था, क्लासीफाई करना होता था। क्लासीफाई मैंने आपको बताया था, क्लासीफाई मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करना, जिस अकाउंट से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन है उसी अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना, मतलब लेजर में डालना, ठीक है। जिस अकाउंट से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन है उसी अकाउंट में से शो करना, इसे हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग करने के बाद क्या करना होता है, समराइजिंग करना होता है। यही तो हमने सीखा था। देखो हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सीखा और हमारे 2 क्वेश्चन तो अपने आप ही हो गए, है ना। समराइजिंग मैंने आपको भी बताया था कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को क्या करना होता है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना होता है। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे यूजर्स हैं वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कब कर पाएंगे, जब वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो, जब उसमें साफ साफ दिखे कि कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है, ठीक है।
तो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना ही समराइजिंग कहते थे। और इसको मैंने बताया था कि आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हो, ठीक है। P&L मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में P/L लिख रहा हूं, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीजें आप यूज कर सकते हो, राइट। समराइजिंग के बाद आप क्या यूज कर सकते थे, मैंने आपको बताया था समराइज करने के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यही हमने पढ़ा था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने अगला क्या पढ़ा था, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना मेरा किसको, यूजर्स को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में आप बताओ, देखो कितना सिंपल है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने सीखा, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा अच्छे से हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो वीडियो रोक के इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी अच्छे से समझ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मेरे कितने यूजर्स होते हैं, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वर्ड समझो यूजर। यूजर का मतलब क्या होता है, यूजर का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या करती है, बनाती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जब वो कंपनी बनाती है तो उनको कौन कौन यूज करेगा, कौन कौन उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करेगा, उन्हीं को यूजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे या ना दे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, रिलायंस की बात कर लेते हैं, चलो रिलायंस कंपनी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए जो रिलायंस की मैनेजमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी सर, ठीक है, उन्हें डिसीजन लेना है कि कोई नई स्ट्रेटेजी बिजनेस में लॉन्च करी जाए ना करी जाए, क्या प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। यूजर्स मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल अब आप दिमाग में ऐसा कुछ मत बना लेना, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर अंदर के बंदे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनल यूजर्स का सिंपल सा मतलब समझो, जो आपको लिख के आना है एग्जाम में, आप इसको लिख लेना, थोड़ा ठीक टॉपिक है। इंटरनल यूजर्स का मतलब है who have access to accounting information that can be taken from accounting records। सिंपल समझो, इंटरनल यूजर का मतलब है वो यूजर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, चेक कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। अब जो भी बंदा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है वो कौन होगा, इंटरनल यूजर। आप क्या समझ नहीं आया, ढंग से समझाते थोड़ा। जैसे देखो ऑनर है, ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक, जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, हम उसी को तो ऑनर बोलते हैं। तो ऑनर क्या कर सकता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, मालिक तो अपने खुद के अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर ही सकता है। तो जो भी पर्सन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, एक्सेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल यूजर, जो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं समझ में आई। तो ऑनर्स मेरे क्या होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर क्यों होते हैं, क्योंकि ऑनर अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल भाई। मैनेजमेंट को अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेना होता है, बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, मान लो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि मेरे को प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम करनी है, तो वो पुराने रिकॉर्ड्स भी तो चेक करेगा कि वो किस किस तरीके से कौन कौन से खर्चे वो करता है प्रोडक्ट बनाने में, और कौन कौन से वो खर्चे ऐसे जिन्हें एलिमिनेट कर सकता है मेरा मैनेजमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मैनेजमेंट भी तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो आपको क्या लिख के आना है, इंटरनल यूजर की डेफिनेशन में देख लो, वो है एक्सेस, जो बंदा एक्सेस कर सकता है, किसको एक्सेस कर सकता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, that can be taken from accounting records। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है, जो भी उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, एक्सेस मतलब होता है देखना, देख सकता है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, इंटरनल यूजर होता है। कौन होता है, इंटरनल यूजर। अब इंटरनल यूजर कितने होते हैं, सिर्फ दो होते हैं। अभी ऐसा समझो, क्या होते हैं इंटरनल यूजर, सिर्फ दो होते हैं, एक ओनर्स होते हैं और एक मैनेजमेंट। एक क्या होते हैं मेरे, ओनर्स और एक मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरनल यूजर हमारा ही था। अब ऑनर की डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे, अब देखो ये क्वेश्चन सवाल में कई बार ऐसा आ जाता है, एक्सप्लेन इंटरनल यूजर, ठीक है। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, इंटरनल यूजर की पहले डेफिनेशन लिख दोगे भाई। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, वो हैव एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम अकाउंटिंग
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो एक्सेस कर सकते हैं मेरे किसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, किससे, फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, ठीक है। फिर अब वो पूछता है कि टाइप्स ऑफ इंटरनल यूजर बताओ, तो आप लिखोगे दो तरीके के होते हैं, ऑनर्स और मैनेजमेंट। 5 नंबर का सवाल आएगा तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इंटरनल यूजर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप बताओगे कौन कितने तरीके के इंटरनल यूजर होते हैं, 2, ऑनर और मैनेजमेंट। फिर आप ऑनर की डेफिनेशन भी लिखोगे। ऑनर की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज है, ऑनर इज अ पर्सन जो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल मतलब जो पैसा लगाता है मेरे किसमें, बिजनेस के अंदर, हम उसी को ऑनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑनर की डेफिनेशन लिख देना। मैनेजमेंट कौन पर्सन होता है भाई, मैनेजमेंट वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए हमारे डिसीजन मेकिंग करता है, डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर डिसीजन लेता है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। एक बार रीडिंग दे देना बुक से तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। ऑनर्स आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो डिसीजन लेता है बिजनेस को रन करने के लिए कि कब कौन सा टास्क करना चाहिए, कौन सा टास्क नहीं करना चाहिए। तो इंटरनल यूजर आपको कैसे लिखना है समझ में आ गया। डेफिनेशन लिखो, 2 तरीके के होते हैं वो लिखो, दोनों को एक्सप्लेन कर दो, ऑनर को भी और मैनेजमेंट को भी, ठीक है। अब अगला एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मेरे कौन से यूजर होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले यूजर। अब आप ऐसा समझना, बाहर वाले यूजर्स का सिंपल सा मतलब पता है क्या है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक नहीं कर सकते, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप बोल रहे हो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल एग्जांपल्स हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो एक्सेस नहीं कर सकता एक्सटर्नल यूजर्स हैं। देखो मैंने इसमें ना प्लस का साइन बनाया है, ये प्लस का सिंबल है, प्लस। जब भी इसके एक्सटर्नल यूजर की डेफिनेशन पूछी जाएगी ना तो आपको 2 चीजें लिखनी है। पहला, वो डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके साथ आपको क्या लिखना है, एंड वर्ड लगाना, ठीक है। एंड हैव टू बेस देयर डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, नहीं बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, तो उसी के ऊपर जो डिसीजन ले सकते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप बोल रहे हो इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जांपल है पहला, एम्प्लॉयज एंड वर्कर। अब आप बोल रहे हो एम्प्लॉय क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। अब आप बोल रहे हो किस तरीके से एक्सप्लेन करो। भाई अब आप सिंपल सी चीज समझो, जब भी आप अपने पास में, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी एम्प्लॉय रखते हो, तो एम्प्लॉय को क्या सीधा सीधा खाते पकड़ा देते हो, लो जाके आप हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करो, आप आराम से देखो कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। ऐसा नहीं चलता ना। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, एम्प्लॉयज को थोड़ी ना हर एक चीज बुक्स ऑफ अकाउंट सारे सबको दिखाती फिरती है, नहीं ना। तो वही चीज है, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अब आप समझो। देखो बड़ी बड़ी जब कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो पब्लिश करती है ना, अवेलेबल होती है सबके लिए कि हर कोई पर्सन उसको देख पाए, ठीक है। तो वो अब जैसे मान लो एम्प्लॉयज को कंपनी ने बोला कि हम आपको बोनस देंगे, कंपनी ने बोला हम आपको बोनस देंगे, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ हम आपको बोनस देंगे, और कंपनी ने क्या करा, लॉस कमाया, लॉस हुआ, ठीक है, कंपनी को लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं, तो एम्प्लॉय डिसीजन ले सकता है नहीं ले सकता कि उसे काम करना है नहीं करना, देखेगा, है ना। तो एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, बट वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ आई कि भाई जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। पहला था एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉयज एंड वर्कर आप लिख लोगे, एम्प्लॉयज एंड वर्कर में आपको क्या लिख के आना है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर में आपको ये लिख के आना है कि भैया एम्प्लॉयज एंड वर्कर को कंपनी कई बार क्या कमिट करती है कि वो बोनस पे आउट करेगी, एट द ईयर एंड पे बोनस देगी अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो बोनस भी नहीं दे पाएगी। तो अब एम्प्लॉय कंटिन्यू करे या ना करे, है ना, तो वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला हमारा एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉयज एंड वर्कर को भी आप एक बार रीड कर लेना, देखो आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगी। अगला है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब आप समझना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होता है, क्या सीधा बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आके चेक करने लग जाता है कि लाओ भाई दिखाओ कैश कितना कहाँ रिकॉर्ड करा, एक एक चीज की हमें डिटेल दो, नहीं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन ले सकता है बैंक, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर सीखी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर क्या कर सकता है, बैंक डिसीजन ले सकता है, पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये कैसे, जैसे देखो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, लोन देते हैं। लोन कब देंगे, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, जाहिर सी बात है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो बैंक लोन दे देगा,
अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी या कंपनी की लिक्विडिटी खराब है, ठीक है, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, खराब है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कंपनी की इतनी औकात नहीं है वो पैसा वापस कर पाए बैंक का, तो बैंक क्या करेगा, लोन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे, नहीं देंगे। तो वही चीज है। अभी एक्सटर्नल यूजर्स हुआ ना, क्योंकि देखो बैंक हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक एक चीज थोड़ी चेक कर सकता है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ये डिसीजन ले सकता है कि क्या कंपनी को लोन दूं या ना दूं। तो ये एक्सटर्नल यूजर है। अगला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स, देखो जो बंदा अकाउंट, अब आप बोल रहे हो इन्वेस्टर तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकता है। देखो एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही तो डिसीजन लेगा। जब आप किसी कंपनी के, ऐसा समझो जब आप किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अब तो आपको पता है ऑनलाइन जमाना है ना, कहीं से भी कोई भी शेयर खरीद लेता है, कोई भी बेच देता है। तो जब भी आप किसी भी शेयर्स को खरीदते हो तो अब आप ये बोलते हो कि लाओ भाई हम तो रिलायंस के अंदर घुसेंगे, फटाफट से एक एक चीज चेक कर लेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो अच्छे से चेक कर लेंगे, नहीं ना। तो वही चीज है यहाँ पर, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन लेते हो ना कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट है, इस कंपनी में पैसा लगाओ, इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, इस कंपनी में पैसा मत लगाओ। तो इन्वेस्टर्स भी क्या होते हैं, मेरे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। अब हाँ, इसकी डेफिनेशन को आपको कैसे लिखना है, ये आप लिख लोगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख लोगे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं भाई, कंपनीज को लोन कब देते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट में होगी, है ना। और अगर प्रॉफिट में ना भी हो तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर भाई डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता कंपनी के अंदर, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टर कैसे इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है तो मैं पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। इन्वेस्टर के बाद होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर भी एक्सटर्नल यूजर है, हाँ बिल्कुल है भाई। क्रेडिटर कौन होता है, आप ऐसे समझो, क्रेडिटर मतलब होता है जिससे आप उधारी में माल ले लेते हो, ठीक है। क्रेडिटर सिंपल सा मतलब पर्सन क्या है, जिससे आप उधारी में माल ले लेते हो, ठीक है, जिसको आपको पैसे देने हैं, वो क्रेडिटर है, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है वो आपको उधारी में माल कब देगा भाई, आंख बंद करके थोड़ी दे देगा, पहले वो देखेगा कि आपकी क्रेडिट वर्थनेस इतनी, मतलब आपकी औकात है पैसा वापस करने की या फिर नहीं है, तभी तो वो आपको उधारी पे माल देगा। अगर उसे दिखेगा आप पैसा वापस दे ही नहीं सकते तो उधारी पे माल क्यों देगा, है ना। तो क्रेडिटर्स भी क्या कर सकते हैं, आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को थोड़ी एक्सेस कर सकते हैं भाई। जब आप किससे माल खरीदते हो, वो आपकी फैक्ट्री में घुस के क्या आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करता है, नहीं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन ले सकता है, लेकिन है ना, कि वो देखेगा भाई हाँ भाई कंपनी अगर पेमेंट टाइम पे कर देती है बंदों को तो ठीक है भाई, मैं दे देता हूँ माल, ठीक है। तो वो भी एक्सटर्नल यूजर होता है मेरा क्रेडिटर, ठीक है। अब अगला है गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होती है। कैसे एक्सटर्नल यूजर्स होती है, गवर्नमेंट आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को थोड़ी चेक करती है, वो बस ये देखती है कि उसके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे सिर्फ इतना इवैल्यूएट करती है कि क्या उसे टाइमली टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल, आप इस पॉइंट में इतना लिख देना कि गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज क्या होती है, एक्सटर्नल यूजर होती है। क्यों, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करती, बट वो क्या करती है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करती है कि क्या कंपनी टैक्स दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। उसके बाद मेरा क्या था, पब्लिक और रिसर्चर्स। आप चाहो तो ये पॉइंट बस लिख के आ जाना, बस कोट कर देना, बस तो 5 से 6 नंबर का सवाल आता है, 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपके 5 नंबर बन जाएंगे। एक बार रीड कर लेना इनको, ठीक है। तो आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, आपके यूजर्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आज हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ी गाइडेंस देता हूं, अगर आपको घर पे ही बैठे बैठे सेल्फ स्टडी भी करनी है, अकाउंट्स में अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। बुक्स कुछ बताता हूँ, बुक्स रेफर करता हूँ, उस बुक्स के साथ पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी हाँ क्लासेस में ट्राई करूंगा प्रॉपर अपलोड करूं, ठीक है। और जो पढ़ा एक बार हम उसको समराइज कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने जो टॉपिक करे ना, ये हमेशा रूल बना लो, जितना भी पढ़ते हो उसे एक तरफ लिखते रहो, ठीक है, कि हमने आज पढ़ा क्या क्या। अभी हमने क्या पढ़ा था आज, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कर लिया, ठीक है, डेफिनेशन हमने कर लिया इसका, अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद करो, अकाउंटिंग की ही डेफिनेशन से हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था। अकाउंटिंग की डेफिनेशन से हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो राइटिंग गंदी है इसलिए मैं बोलता हुआ भी चल रहा हूं, लिखना चाहो ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन। ये 4 टॉपिक हमने अच्छे से कर लिए। तो पार्ट 1 में हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, अभी हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप बुक्स लेना चाहो तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक ले सकते हो, टीएस ग्रेवाल सर, ठीक है, इनकी बुक ले सकते हो आप, सबसे ज्यादा बेस्ट है अकाउंट्स पढ़ने के लिए। और ऑलमोस्ट स्कूलों में तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक ही चलती है, तो उससे एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज उतना रीड कर लेना, और कोई डाउट आएगा वो भी पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।